गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अजय भाई थोड़ा आप इधर हो जाइए। ये बताइए कि कल का जो क्लास रहा कैसा रहा आईएएस मेंस के लिए, चाहे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो मतलब कि सही है। देखिए, कोई भी तैयारी करने के पहले आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा पूरी तरह से, मोस्ट डीपेस्ट। जो भी क्लास पढ़ें पूरी तरह से डीप तैयारी करें, ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूट ना पाए। इसलिए भैया क्या कर रहा है, ठीक से रहो ना भाई। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग अच्छा से तैयारी करें और बड़ा आदमी बने, आईएएस पीसीएस बने, जो मन करे सो बने, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ाना है, कहाँ तक हो चुका था क्लास। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट की तैयारी करनी है। आइए देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जब आक्रमण करता है, उसके पहले वो सिंध पे आक्रमण करता है। तो सिंध पे आक्रमण करने के पीछे वह किस किस प्रकार का सेना लेकर आता है, क्योंकि अल हजाज सिंध पर आक्रमण कर चुका है 711 ईस्वी में, और उसका जो सेनापति रहता है, बुदैल रहता है, अब्दुल्ला रहता है, वो पीट पिटाकर जा चुका है। कहाँ से? सिंध से, दाहिर सिंध से पीट पिटा जा चुका है। और केवल 10,000 सेना में केवल 2 ही लेखक बचे थे जो अल हजाज के पास गए थे और खलीफा वाहिद के पास गए थे मिस्र। केवल 2 ही लेखक बचे थे। एक का नाम था जुनैद, जो बाद में राज्यपाल बनकर आएगा सिंध में। एक जुनैद था और एक काबिल था। वही 2 लोग बचे थे जो वहां पे गए थे। चलिए आते हैं, देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार के सेना लेकर आता है। और जुनैद ही जाकर वालिद से कहता है, खलीफा से कहता है कि कम से कम दाहिर सेन को हराने के लिए, सिंध को हराने के लिए 30,000 सेना की जरूरत है, और 2 प्रकार का मशीन आप भेजिए जो आपके पास स्पेन को हराने में जो यूज किए थे मशीन रहता है हराने के लिए, जिसका नाम एक मंजानिक है और दूसरा रथ मुसल है। आइए देखते हैं। देखिए, ये है आपका भारत, ये अफगानिस्तान है। उस समय ये सब नहीं था। उस समय ये सरहदें नहीं थी। जुनैद जाके खलीफा वालिद से कहता है, या वाजिद से कहता है, या वाहिद से कहता है, ये तीनों नाम है खलीफा का, जो मिस्र में बैठता है और दशमिक शहर में बैठता है। उससे कहता है कि दाहिर सेन को हराने के लिए हमें कितने की सेना की जरूरत है? 30,000 की सेना की जरूरत है। ये पूरी तरह से सिंध था, मकरान से लेकर यहाँ तक समझ लीजिए खैबर पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा तक था। यानी कि यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, ये देवल था जिसको सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम जीतेगा। फिर निरून था, फिर सहवान था, फिर यहाँ पे इसका रावर था, फिर ब्राह्मणाबाद था, फिर यहाँ पे ब्राह्मणाबाद के बाद आपका यहाँ पे आरोर था, फिर मुल्तान था, फिर सिक्का था। ये सारे जगह हैं जिस पे आक्रमण करेगा और सक्सेस भी हो जाएगा। देखिए 30,000 सेना कैसे आता है दाहिर सेन को हराने के लिए। दाहिर सेन का फ्रंट पहले देख लेते हैं। दाहिर सेन का फ्रंट है कि राजा दाहिर है, राजा दाहिर सेन है। इनका 2 सामंत है जो बहुत शक्तिशाली है परंतु बौद्ध है। एक नाम है मोक्षवासव और दूसरे का नाम है, और दूसरे यानी कि तीसरा पॉइंट का नाम है ज्ञान बुद्ध। ये दोनों धोखेबाज सामंत हैं, ये बौद्ध हैं भैया। इन्हीं कारण राजा दाहिर हारे थे युद्ध में। ये देखिए, ये बौद्ध हैं। मीर कासिम आता है और मीर कासिम सिंध पर आक्रमण करने के पहले लेकर आता है सेना 30,000 सेना लाता है। चचनामा के हिसाब से 164 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, चचनामा भाग 1 में 30,000 सेना लेकर आता है, जिसमें 6,000 अरबी घोड़ा होता है
6,000 ऊंट वाला सेना होता है, 1,000 ऊंट का सेना होता है। 3,000 जो सेना रहता है वो केवल खाद्य सामग्री को ढोता है, ऊंट पर ही ढोता है, खाद्य सामग्री को ढोता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक जगह था, इसका नाम था मकरान, इसका नाम था मकरान। मकरान में एक बौद्ध राजा हुआ करता था, मोहम्मद हारून। ये स्टार्टिंग में बौद्ध रहता है, परंतु बाद में ये मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लेता है। मोहम्मद हारून और नाम रख लेता है मोहम्मद हारून। इसके पहले इसका नाम रहता है तक्षा नाम रहता है। मोहम्मद हारून का पहला नाम तक्षा रहता है। जब तक्षा उस समय रहता है जब ये बौद्ध धर्म को अंगीकार किया रहता है, बाद में जब ये मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है तो मोहम्मद हारून बन जाता है। तो मोहम्मद हारून के भी 10,000 सेना इसमें आकर मिल जाती है। किसमें? राजा दाहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम की सेना में आकर मिल जाती है 10,000 सेना, 10,000 सेना आकर मिल जाती है। तो कुल मिलाकर इतने सेना आता है। और 2 गोला फेंकने वाला, पत्थर फेंकने वाला 2 मशीन रहता है। एक का नाम है मंजानिक और दूसरे का नाम है नौहत्था। दूसरे का नाम है नौहत्था। एक का नाम है मंजानिक और दूसरे का नाम है नौहत्था। अब देखिए, मंजानिक जो होता है ये छोटा छोटा पत्थर फेंकने वाला मशीन होता है, और नौहत्था जो होता है ये बहुत बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने वाला होता है। इसके 5 बैटरी भेजता है। कौन? वाहिद, जो खलीफा है उस समय, 5 बैटरी भेजता है और 5 बैटरी पर 500 सेना रहता है। तो कुल मिलाकर ये 2500 सेना ये भी हुआ, ये समझ लीजिए। तब जाकर मोहम्मद बिन कासिम भारत यानी कि सिंध पर आक्रमण करने आता है। और सिंध पर आक्रमण करने के पहले ये देखिए, ये जो तक्ष जो बौद्ध रहता है, मोहम्मद हारून जो बौद्ध होता है, वो कहता है कि नीरून में और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में और रावर में जितने भी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो राजा दाहिर के खिलाफ हैं। सबसे पहले राजा दाहिर के खिलाफ जितने भी लोग हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाए। तो राजा दाहिर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए लगभग 1.5 ग्राम का एक दिनार उस समय रहता है। दिनार, एक दिनार, सोने का दिनार रहता है। ये सभी लोगों को बांटा जाता है। तो राजा दाहिर के खिलाफ पूरी तरह से आधा जनता हो जाती है, और आधा जनता मतलब वो जो खिलाफ जनता रहती है वो जाकर मोहम्मद बिन कासिम में जाकर मिल जाती है। तब जाकर ये लोग बहुत मशक्कत के बाद देवल पर आक्रमण करके देवल को जीत लेता है। देवल की एक कहानी है कि देवल में एक मंदिर था, शिव मंदिर था देवल में। देवल में शिव मंदिर था। कहा जाता है कि इसके फ्लैग को काट दिया जाए तो दाहिर सेन अपने आप हार जाएगा। फ्लैग को काट दिया जाए तो दाहिर सेन अपने आप हार जाएगा। ये वहाँ का एक मतलब मनगढ़ंत बातें होती है। और इस सबसे पहले जो राजा ये जो बिन कासिम होता है, मीर कासिम होता है, फ्लैग को कटवा देता है। इससे क्या होता है कि जनता में पूरी तरह से निराशा छा जाती है और जनता यहाँ पे पूरी तरह से भाग खड़ी होती है, लड़ नहीं पाती है। सेना भी भाग खड़ा होता है और देवल पर बिना लड़े बिन कासिम क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। 3 दिन तक कत्लेआम करवाता है। प्रथम भारत के समाज पर आक्रमण करने वाला ये बिन कासिम, मीर कासिम रहता है। प्रथम बार भारत के संस्कृति पर, भारत के समाज पर, भारत के व्यापार पर प्रथम बार यही आक्रमण करता है। और यहीं पे अगर देखा जाए कि जजिया कर कहाँ पे लगा है, तो सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देवल में लगा है। और ये देवल सिंध में उस समय था, राजा दाहिर सेन का राज था। आइए यहाँ देखते हैं
जब देवल को जीतता है तो 3 दिन कत्लेआम करता है। उसके बाद निरून को जाता है हराने, तो निरून में सारे बौद्ध होते हैं और बौद्ध इनको तहे दिल से स्वागत करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ आपका है। उसके बाद सेहवान को हराता है, तो सेहवान में इसका भाई रहता है वज्रा, वज्रा रहता है, वज्रा भाग खड़ा रहता है और दूधिया के जाट के यहाँ चला जाता है। दूधिया के जाट के यहाँ चला जाता है। दूधिया के जाट के पास भी इसकी जान नहीं बचती है। एक जाट इसमें था, पोपा नामक जाट बता देता है बिन कासिम को कि ये दूधिया के जाट के यहाँ वज्रा छुपा हुआ है, तो वहाँ से पकड़वा कर मोहम्मद बिन कासिम ये वज्रा को मरवा देता है। उसके बाद जब वज्रा जब मरा जाता है, तब ये समझ लीजिए, तब राजा दाहिर जब सोचता है कि लगभग यहाँ तक भी आ गया है आक्रमण करते करते, तो हमको भैया अब लड़ना ही पड़ेगा। तो राजा दाहिर रावर आ जाता है, और रावर आकर 20,000 सेना लेके आता है। 20,000 सेना रावर में लेकर आता है दाहिर, जिसमें मोक्षवासव नामक और ज्ञान बुद्ध नामक एक बहुत बड़ा धोखेबाज सामंत भी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे रावर में जब लड़ाई स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट लड़ाई जो होता है, फर्स्ट डे की जो लड़ाई होती है, वो लगभग दाहिर सेन जीत जाते हैं। फर्स्ट डे की लड़ाई दाहिर सेन जीत जाते हैं, और रात में निरून के जो बौद्ध जनता होता है, वो इसको मोक्षवासव ज्ञान बुद्ध को, मोक्षवासव के पास 10,000 सेना थी, 10,000 सेना थी, और इसके पास भी 10,000 सेना थी। किसके पास? ज्ञान बुद्ध के पास भी 10,000 सेना थी। ज्ञान बुद्ध के पास ये 10,000 कुल मिला के 20,000 सेना है। ये 20,000 सेना किसके पास जाकर मिल जाता है? मतलब कि मीर कासिम के यहाँ जाकर मिल जाता है। मीर कासिम के खेमा के तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से रात में ही दाहिर सेन की हत्या कर दी जाती है मोक्षवासव ज्ञान बुद्ध के द्वारा। किसकी हत्या कर दी जाती है? दाहिर की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, सीधे सीधे अगर लड़ाई होता तब भी ये लोग हार जाते, क्योंकि अरब कई बार भारत पर आक्रमण कर चुके थे, कई बार सिंध पर आक्रमण कर चुके, जो मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया हूं, और सब में पीट पिटा के गए हैं, कोई बच के नहीं गया है। एक दाहिर सेन के हारने का मेन कारण है यही 2 धोखेबाज सामंत, मोक्षवासव और ज्ञान बुद्ध। तो प्रथम जजिया कर यहीं पर लगता है। उसके बाद यहाँ देखिए, दाहिर सेन के एक मंत्री होता है, उसका नाम है दुंदीलाल। दुंदीलाल के पास एक लड़की होती है, उसका नाम है मंदाकिनी जो लड़की होती है बहुत ही सुंदर रहती है, ठीक है ना, बहुत सुंदर। ऐसा कहा जाता है कि उस समय अंधेरे में भी जो छत पर चढ़ जाती थी, छत पर चली जाती तो तब में भी दिखाई देती थी, इतनी सुंदर है मंदाकिनी लड़की थी। इसको इनवाइट करता है मोहम्मद बिन कासिम, या तो हमसे शादी कर लो या तो तुम मर ही जाओ। तो ये शादी करना उससे स्वीकार नहीं करती है और अपने ही तलवार से अपना गर्दन काट लेती है। ऐसे ऐसे भारत में वीरंगना जन्म ली है भाई, ऐसे ही भारत नहीं रहा है। तो ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए, यहीं पे राजा दाहिर जब रात में जब मर जाते हैं, तो इनकी भी एक पत्नी रहती है जिसका नाम है रानी देवी। रानी देवी भी 1,500 औरतों के साथ, लगभग 1,500 औरतों के साथ लड़ाई के मैदान में आती है दिन में, और ये भी शहीद हो जाती है। अब लड़कियां कितना लड़ेंगी भाई ये मल्लेच्छों के साथ, तो ये भी समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद इसकी ब्राह्मणाबाद पर यह आक्रमण कर देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद पर कर। ब्राह्मणाबाद में इसका दाहिर का पुत्र रहता है जय सिंह। जय सिंह लड़ाई तो लड़ता है परंतु हार जाता है, और यहीं पे ये मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है। जय सिंह मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है, कम से कम 6-7 साल इसके अधीन कार्य करता है। बाद में भाग के जाएगा बापा रावल के पास, और नागभट्ट प्रथम के पास जाकर बोलेगा कि इस प्रकार हम लोगों के साथ वो मलेच्छ दरिद्रता किए हैं। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से लड़ाई करते करते ब्राह्मणाबाद को भी जीता। ब्राह्मणाबाद के बाद रावर को जीता, अब आरोर को जीता। आरोर उस समय आरोर जी थी, आरोर इसकी राजधानी थी। किसकी?
सिंध की राजधानी आरोर थी। आरोर में पकड़ी जाती हैं दाहिर सेन की एक पत्नी रहती हैं लाडो, एक लड़की रहती है सूर्यामल, ये भी बहुत सुंदर रहती है सूर्यामल, और तीसरी लड़की रहती है, तीसरी जो मतलब कि लाडो की जो दो पुत्रियां रहती है, एक सूर्यामल एक परमल और सूर्यामल। परमल सूर्यामल लाडो को तीनों को पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? मोहम्मद बिन कासिम। और तीनों को पकड़कर सीधा अपने खलीफा वाजिद के पास भेजा देता है। तब तक जब ये भेजाता है उस समय टाइम रहता है 715 और 715 में खलीफा वाजिद समाप्त हो जाते हैं और इसके जगह पर सुलेमान आ जाता है। सुलेमान, और सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम का बहुत बड़ा घोर विरोधी रहता है, क्योंकि सुलेमान अल हजाज का भी घोर विरोधी रहता है। वो मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ, अल हजाज कौन है और वाजिद कौन है। सुलेमान वाजिद का भाई रहता है और यहाँ पे इसका राज हो जाता है। किसका? सुलेमान का राज हो जाता है। सुलेमान तब तक 715 में मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण कर देता है और मुल्तान को जीत लेता है। उस समय मुल्तान का नाम था मूल स्थान या कसेकपुर। मूल स्थान या कसेकपुर। देखिए, कसेकपुर हिरण्य प्रहलाद के पिताजी का नाम था हिरण्य कश्यप, तो हिरण्य कश्यप की राजधानी थी मूल स्थान अर्थात कसेकपुर। और यहाँ पे कसेकपुर उसकी राजधानी थी, परंतु कसेकपुर को जो बसाया था शहर, वो भगवान कृष्ण के लड़के सांब बसाए थे। और सांब यहाँ पे 5000 साल पुराना सूर्य मंदिर का भी निर्माण किए थे, जो आज भी है। सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे, जो आज भी है। और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को काफ़ी सोना मिलता है, सोना गोल्ड मिलता है, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम ये मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रख देता है। तब तक सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम को क्या करता है? यहाँ पे बुला लेता है। कहाँ पे? मिस्र बुला लेता है। अब बुलाकर मोहम्मद बिन कासिम को मिस्र में मरवा देता है। कहा जाता है कि सुलेमान जब राजा बना, देखिए मोहम्मद बिन कासिम को मारने के पीछे दो कारण हैं। एक कारण है कि जब सूर्यामल इसके हरम में जाती है, सुलेमान के हरम में जाती है, तो कहती है कि खलीफा मैं आपके शरण में, यानी कि मैं आपके हरम में रहने लायक नहीं हूं, क्योंकि हमारी जो कौमार है वो नष्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? तब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। हमारी वर्जिनिटी समाप्त हो गई है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इसलिए मैं आपके हरम में रहने लायक नहीं हूँ। इस पे सुलेमान नयुवक रहता है, बहुत गुस्साता है और मोहम्मद बिन कासिम को कहता है कि बैल के खाल में उसको रखवा कर भेजवाइए। बैल के खाल में आ जाता है तो कहा जाता है कि बैल के खाल में ही यहाँ से बंद होकर गया था, तब रोड में ही मर गया था। ऐसा भी एक मतलब कि तारीख सिंध में लिखा हुआ है। दूसरा बात है जो लिखा हुआ है तारीख सिंध में लिखा है, एक सिंध के सुरमा में जो JM सैयद की बुक है उसमें लिखा रहता है कि नहीं, सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम से जलता था। सुलेमान उसको बुलाया और जेल में डलवा दिया, क्योंकि यहाँ से सोना बहुत प्राप्त हो गया था और अल हज्जाज ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाता, अल हज्जाज ही खलीफा बन जाता। इसलिए अल हज्जाज को भी मरवा दिया और मोहम्मद बिन कासिम को भी मरवा दिया, यानी ससुर और दामाद दोनों को मरवा दिया सुलेमान। कहानी इनकी हो जाती है समाप्त। अब सुलेमान के नेतृत्व में सिंध में एक शासक भेजा जाता है, राजपाल भेजा जाता है। उस राजपाल का नाम है जुनैद नाम है। ये जुनैद अबू हाकिम को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेज देगा। और कन्नौज पर उस समय कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड का राज था। ललितादित्य मुक्तापीड मूली गाजर की तरह अबू हाकिम को और जुनैद को मार के भगाया वहां से और सिंध तक रहने दिया। उसके बाद
जय सिंह यहाँ से भागकर, ब्राह्मणाबाद से भागकर जय सिंह किसके पास जाते हैं? बापा गोहिल वंश के एक शासक रहते हैं मेवाड़ में, जिसका नाम रहता है बापा रावल या काल भोज। बापा रावल काल भोज जब इस सारे स्थिति को देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज के मूल जीवन पर मलेच्छों के द्वारा आक्रमण हुआ है, तो इसके बदला लेने के लिए 3 फ्रंट राजपूतों का खुलता है। एक फ्रंट ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा, दूसरा फ्रंट गोहिल वंश के बापा रावल के द्वारा, और तीसरा फ्रंट जो भोज प्रतिहार वंश जो रहते हैं वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नागभट्ट प्रथम इन तीनों के सेनाओं को मिलाकर बापा रावल को सेनापति बनाकर भेजता है सिंध में लड़ाई करने के लिए। और जुनैद को भाई समझ लीजिए मूली गाजर की तरह काटा जाता है, और यहाँ से सर छिपाने के भी इन लोगों के पास जगह नहीं मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पे सिंध तो सिंध है, मकरान तक मोहम्मद हारून के वंशजों को भी हराया गया, और यहाँ से लेकर यानी मकरान से लेकर ये मुल्तान तक दरोगा ये चौकी बैठाया गया। किसके द्वारा? बापा रावल के द्वारा। इसलिए कहा गया कि नागभट्ट प्रथम मलेच्छों का संहारक है। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का संहारक कहा गया है। फिर जब ये पूरी जीत लेते हैं, सिंध फिर भारत में मिल जाता है, गुर्जर प्रतिहार के राज में मिला लिया जाता है। उसके बाद ये फिर बापा रावल को भेजा जाता है कहाँ पे लड़ाई करने के लिए? तो ये भेजा जाता है, समझ लीजिए यहाँ पे गजनी भेजा जाता है। गजनी में उस समय शासन रहता है सलीम का। सलीम को भी मार कर भगा दिया जाता है और गजनी में भी भारत का राज हो जाता है। गजनी से लेकर मुल्तान तक फिर दरोगा के डाक चौकी बैठाई जाती है, सारे सेना बैठाए जाते। तो कुल मिलाकर ये फ्रंट ऐसे बनता है, ये कुल मिलाकर इस तरह बनता है, एक त्रिभुज के आकार का बनता है पूरी तरह से। इसलिए कहा जाता है कि बापा रावल अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक और सिंध तक सारे मलेच्छों को मार कर पूरी तरह से मूली गाजर की तरह समाप्त कर दिए थे। जिस तरह हंसिया से खेत काटा जाता है ना, उस तरह मलेच्छों का संहार किए थे। गुर्जर प्रतिहारों की जो फ्लैग थी ना, वो वराह की फ्लैग थी, वराह सुअर का फ्लैग था। इसलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं हो सकता है कि इनके फ्लैग से ये सब डरते थे, सुअर का फ्लैग देखते थे, इसीलिए ये लोग सुअर का कंसेप्ट ऐसा नहीं ला दिया होगा कि सुअर को देखना सही नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही फ्लैग देखते थे ये मलेच्छ भाग खड़े होते थे, पूरा अरब चले जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि राजपूतों ने इस देश को पूरी तरह से सुरक्षित रखा, बिल्कुल रखा। लगभग बापा रावल के ही द्वारा कम से कम 350 साल तक देश सुरक्षित रहा इस मलेच्छों से। बाद में जब ये पृथ्वीराज चौहान आते हैं तब जाकर ये मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है। उसके बाद उसके पहले महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करता है, उसका भी एक फ्रंट है। तो मैं फ्रंट पूरा पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पूरी तरह से समाप्त होता है सिंध पे आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। देवल पर सर्वप्रथम जजिया का यहीं पर लगता है। अब मुझे ये देखना है कि अरबों के भारत में आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये लेकिन सेकंड वीडियो में करेंगे, थर्ड वीडियो में करेंगे।